वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईवे लर्नर पर एंड माई सेल्फ मिस्टर के। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ और कंपनी के आगमन के बाद कंपनी ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया और भारत में आने के बाद कंपनी ने भारत को अपना उपनिवेश या औपनिवेश कैसे बनाया। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की कीमत होती है उसी चीज़ की वैल्यू होती है, क्योंकि फ्री की चीज़ तो फ्री की ही होती है। दोस्तों, बस समझ का फेर है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ फिर से आप वहां जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए। और मेरी पहले की वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि भारत में तुर्कियों की स्थापना कैसे हुई और तुर्कियों के आने के बाद इस्लाम की स्थापना कैसे हुई और इस्लाम के आने के बाद दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ और दिल्ली का निर्माण होने के बाद दिल्ली को आगे बढ़ाया था 5 वंशों ने। और 5 वंशों के अंदर जो अंतिम वंश थे उनका नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश को हराकर भारत में मुग़लों ने अपनी स्थापना कर ली थी। मुग़लों के अंदर पहला मुग़ल बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर एक्स। और औरंगजेब के बाद और भी मुग़ल थे जिनकी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। और इन मुग़लों के बाद भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता हुआ चला गया था, जिसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और यूरोपीय कंपनियों में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कंपनी थी उसकी बात हम आज करेंगे, किसकी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, भारत में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई और इसे ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत के साथ 21 सालों तक व्यापार करने की छूट दी थी। दोस्तों, याद रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत के साथ 21 सालों तक व्यापार करने की खुली छूट दी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, याद रखना कि जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ धन कमाना था। दोस्तों, याद रखना कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिर्फ धन कमाना। उन्हें मतलब नहीं था कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, वो सिर्फ अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे जिससे कि वह मोटा लाभ कमा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी गई थी, मगर वक्त ने ऐसी करवट ली
कि यह कंपनी कारोबार की बजाय सरकार बनकर बैठती हुई चली गई और भारत में आने के बाद इस कंपनी ने अपने पास 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की फ़ौज रखी हुई थी, जिससे कि यह आपातकाल के समय अपने आप को सुरक्षित कर सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाला व्यक्ति निक रोबिस कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत से ही भारत में अपनी फ़ौज रखने की इजाज़त दे दी गई थी। दोस्तों, याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया में कारोबार करने की इसको खुली छूट दी गई थी, मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि वह कारोबार की बजाय सरकार बनकर बैठती हुई चली गई और उसके बाद भारत में कंपनी के पास अपनी खुद की 2.5 लाख से ज़्यादा फ़ौज तैयार कर रखी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किताब लिखने वाले व्यक्ति निक रोबिस कहते हैं कि कंपनी को शुरुआत के दिनों से ही अपनी फ़ौज रखने की परमिशन मिल चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला व्यापारिक जहाज़ सूरत पहुंचा, क्योंकि कंपनी सूरत के अंदर अपनी व्यापारिक चौकी बसाना चाहती थी और उसी चौकी के ज़रिए वह मसाले के व्यापार को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दिनों के अंदर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और अपने विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लिया और उनका समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले पुर्तगालियों के व्यापार को ख़त्म नहीं कर सकती थी और पुर्तगालियों के व्यापार को ख़त्म करने के लिए और उन व्यापार पर खुद का नियंत्रण जमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता और समर्थन प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक चौकी सूरत में स्थापित की थी, क्योंकि जो कंपनी थी वह सूरत के अंदर से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती थी, जहां से उन्होंने सबसे पहले मसालों के व्यापार को आगे बढ़ाया। और उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने अंग्रेज़ यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लिया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पुर्तगालियों के व्यापार को अपने नियंत्रण में करना चाहती थी और यह काम करना आसान नहीं था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। सन 1612 में कैप्टन बोस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजी बेड़ों ने पुर्तगालियों के हमले को कुचल दिया और पुर्तगालियों के हमले को कुचलने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के अंदर व्यापार करना शुरू भी कर दिया। 1622 तक आते आते अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को पुर्तगाली लोगों से और उनके हमलों से पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि 1612 के अंदर कैप्टन बोस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी जो कंपनी थी उन्होंने अपने जहाज़ के बेड़ों के साथ पुर्तगाली हमले को ख़त्म किया और पुर्तगाली हमले को कुचलने के बाद उन्होंने सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू कर दिया। और उसके बाद 1622 तक आते आते अंग्रेज़ों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को पुर्तगालियों से पूरा सुरक्षित कर लिया। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के बाद दहेज के रूप में बम्बई का टापू मिलता हुआ चला गया था
और बम्बई का टापू मिलने के बाद 1669 से लेकर 1677 तक आते आते कंपनी ने बम्बई नगर का निर्माण शुरू कर दिया था। दोस्तों याद रखना कि 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के बाद बम्बई नगर दहेज के रूप में मिलता हुआ चला गया था और बम्बई के टापू मिलने के बाद उन्होंने 1669 से लेकर 1677 तक कंपनी ने बम्बई नगर का काम शुरू कर दिया था और 1687 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खां के निमंत्रण पर अंग्रेजी कंपनी ने सूतानाती गांव में कोलकाता नगर की स्थापना की और नगर की स्थापना करने के बाद 1698 तक आते आते सूतानाती से लगे दो गांव कालीकत्ता और गोविंदपुर, उन दोनों गांवों को भी किसके अंदर कोलकाता में मिला लिया गया था, जिसके बाद 3 गांवों को मिलाकर एक पूरा शहर बनाया गया था, जैसे सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता। इन 3 गांवों को मिलाकर बनाता एक शहर जिसका नाम पड़ा है कोलकाता। और कोलकाता की स्थापना के बाद कंपनी आगे बढ़ती गई और कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता को अपना मुख्य व्यापारी केंद्र बना लिया, जहां पर वो अपने मुख्य व्यापार किया करती थी। और इन्हीं 3 जगहों पर कंपनी ने अपने मुख्य बंदरगाह भी बनाए थे, जहां से वो कच्चे माल का आयात और निर्यात किया करते थे। दोस्तों याद रखना कि 1687 के अंदर बंगाल के नवाब खां के निमंत्रण पर अंग्रेजी सरकार ने सूतानाती के अंदर एक नगर बनाया था जिसका नाम पड़ा कोलकाता। और इस शहर को बनाने के बाद 3 गांवों को मिलाया गया था, जैसे गोविंदपुर, कालीकत्ता और सूतानाती। इन तीनों के द्वारा बना था एक पूरा शहर कोलकाता। और कोलकाता के बनने के बाद कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता को अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था और यहाँ पर बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर बंदरगाह बनाए गए थे जहाँ से वो वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। समय के साथ साथ अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बम्बई और कोलकाता को अपना उपनिवेश बना लिया था। बिंदु नंबर 1, मद्रास। मद्रास को 1639 में ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उपनिवेश बना लिया था और उपनिवेश बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के अंदर एक व्यापारिक चौकी बना ली थी, जिसको वहाँ के स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम के नाम से जानते थे। दोस्तों याद रखना कि 1639 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को अपना उपनिवेश बना लिया था और उपनिवेश बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर एक व्यापारिक चौकी बसा ली थी और इस चौकी को मद्रास के स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम के नाम से जानते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध अच्छे ना होने की वजह से 1746 से लेकर 1763 तक आते आते अंग्रेज़ों ने मद्रास की किलेबंदी करवा ली थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास के ऊपर अपना शिकंजा ना जकड़ ले। और 1761 तक आते आते फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और भी सुरक्षित होता हुआ चला गया था। दोस्तों याद रखना
कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध अच्छे ना होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को एक किले में कैद कर लिया था, जिससे कि मद्रास को वह अपनी व्यापारिक चौकियों को कोई नुकसान ना होने दे। और 1761 तक आते आते फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और भी सुरक्षित होता हुआ चला गया था। अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने मद्रास को दो भागों में बांट दिया। जहां पर यूरोपियन लोग थे, उस भाग को एक किले में कैद करके उस भाग को व्हाइट टाउन के नाम से जाना गया। व्हाइट टाउन एक ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेज़ों के मुताबिक सारी सुख सुविधाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त करवाया गया था और व्हाइट टाउन के किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। यूरोपियन लोगों के ईसाई होने के कारण ही डच और पुर्तगालियों को व्हाइट टाउन में रहने की छूट दी गई थी। दोस्तों याद रखना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पूरा मद्रास था उसके दो हिस्से कर दिए थे। जिस हिस्से के अंदर यूरोपियन लोग थे, गोरे लोग थे, उस हिस्से को एक बड़े से किले में घेर कर उसको व्हाइट टाउन का नाम दे दिया गया था। और जो बाकी का हिस्सा बचा, उस हिस्से के अंदर सारे भारतीय लोग थे, उस हिस्से को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाएगा। और उसके अलावा व्हाइट टाउन के अंदर जो लोग रहते थे उसका फैसला धर्म और रंग के आधार पर किया जाता था, क्योंकि यूरोपियन लोगों के ईसाई होने की वजह से डच और पुर्तगालियों लोगों को वहाँ रहने की छूट दी गई थी। और इसके अलावा जितने भी गोरे लोग थे उनकी सुख सुविधाओं को देखकर ही व्हाइट टाउन का निर्माण किया गया था, जिससे कि गोरे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। व्हाइट टाउन के किले के बाहर उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया टाउन बसाया गया, जहां पर भारतीय लोग निवास किया करते थे। इसी टाउन को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाएगा। और इस ब्लैक टाउन के अंदर किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा नहीं गया था और इसीलिए इस ब्लैक टाउन के अंदर गंदगी बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। और ब्लैक टाउन के अंदर बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों आदि जैसे लोगों को रखा गया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ब्लैक टाउन को भी एक शहर की तरह बसाया गया था। वहाँ पर भी मंदिर थे, वहाँ पर बाज़ार भी थे और उसके अलावा वहाँ पर भी रिहायशी मकान पाए जाते थे। दोस्तों याद रखना कि व्हाइट टाउन के किले के बाहर उत्तर की दिशा में दूर कहीं पर एक नया टाउन बसा, जिसे ब्लैक टाउन के नाम से जाना गया। और ब्लैक टाउन के अंदर बुनकर, कारीगर, बिचौलिए आदि जैसे लोग रहा करते थे। और उसके अलावा ब्लैक टाउन को भी एक नगर की तरह बसाया गया था, जहाँ पर मंदिर भी थे, बाज़ार भी है और रिहायशी मकान भी मौजूद थे। बिंदु नंबर 2, बम्बई का निर्माण। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया था ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। और इसी तरह टापुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़कर एक विशाल शहर अस्तित्व में आया, जिसे बम्बई नगर के नाम से जाना गया। और बम्बई औपनिवेशिक भारत का एक वाणिज्य राजधानी केंद्र बन भी चुका था। दोस्तों याद रखना कि शुरुआत के अंदर जो बम्बई था वह 7 टापुओं का समूह था। वह पहले 7 टापू थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इन 7 टापुओं को जोड़कर
एक नया शहर बनाया गया। जब वो शहर सामने आया तो इस शहर को बम्बई के नाम से जाना गया था और बम्बई शहर औपनिवेशिक भारत का वाणिज्य केंद्र भी बन चुका था। और 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। बम्बई नगर को बनाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। दोस्तों याद रखना कि बम्बई नगर को बनाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया था। शैली नंबर 1, नवशास्त्रीय या न्यू क्लासिकल शैली। यह शैली प्राचीन रोम की भवन शैली से निकली है और इस शैली को पुनर्जागरण के समय सामने लाया गया था और बम्बई के अंदर इस शैली से बम्बई का टाउन हॉल और एल्फिंस्टन सर्कल बनाया गया है। दोस्तों याद रखना कि जो भवन निर्माण की पहली शैली है उसका नाम क्या था? नवशास्त्रीय या न्यो क्लासिकल शैली। और यह शैली रोम से ली गई थी और इसका उदय पुनर्जागरण के समय हुआ था और इस शैली से बम्बई का टाउन हॉल और एल्फिंस्टन सर्कल बनाया गया है। शैली नंबर 2, नवगोथिक शैली। नवगोथिक शैली का जन्म यूनान में इमारतों को बनाने के लिए हुआ था और ख़ास तौर पर इससे गिरजों को बनाया गया था और इस शैली से अंग्रेज़ों ने बम्बई के अंदर सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय और विक्टोरिया टर्मिनल आदि बनाया था। दोस्तों याद रखना कि शैली नंबर 2, नवगोथिक शैली यूनान की शैली थी और इस शैली से बड़ी मात्रा में गिरजों को बनाया गया था और बम्बई के अंदर इस शैली से सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय, विक्टोरिया टर्मिनल आदि बनाए गए। शैली नंबर 3, इंडो-सारा सैनिक शैली। यह शैली एक मिली जुली शैली थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियों को मिलाकर बनाई गई थी। दोस्तों याद रखना कि इंडो-सारा सैनिक शैली एक मिली जुली शैली थी जो हिंदू और मुस्लिम शैलियों को मिलाकर बनाया गया था। बम्बई के भवनों को बनाने के लिए 3 शैली का प्रयोग हुआ था। पहली नवशास्त्रीय या न्यो क्लासिकल शैली, दूसरी नवगोथिक शैली और तीसरी इंडो-सारा सैनिक शैली। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा आएगा अगले हफ्ते। सो बाय।